जय हिंद एवरीवन, इट्स मी आयुष दुबे और मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं डिफेंस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम ऑल पर। तो मेरे फौजी भाइयों, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी के लिए सीडीएस एग्जाम के लिए फ्री में यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेकर आएगा। तो आप सभी ने जैसा कि हमारे चैनल पर देख लिया है, जीएस और मैथ्स के पोर्शन पढ़ चुके हैं, वो भी फ्री में आपके लिए। वैसे ही आज से इंग्लिश के भी सेक्शंस पढ़ना शुरू हो जाएंगे बच्चों। इंग्लिश के सारे लेक्चर्स फ्री में रहेंगे, कोई भी पेड वर्जन नहीं होगा कि हम ये कहेंगे कि आप ऐप पे जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, कहीं भी नहीं। पूरा का पूरा प्योर कंटेंट, इवन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, टू द पॉइंट, केवल और केवल आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों होता है? जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके साथ हंसते खेलते हुए इंग्लिश भी बड़ा होता रहता है। बचपन से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। पर कभी कभी बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? वोकैब सेक्शन में होगी, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में होगी। क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ऐसा प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। क्या मटेरियल फॉलो करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आप सभी को। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहो। एक चीज बस याद रखना, हम बहुत डीप में इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। हमको इंग्लिश केवल और केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एकदम माइंड को ओपन करके स्टार्ट हो जाओ और लग जाओ बच्चों, ठीक है। देखो, आज के लेक्चर्स में हम लोग केवल और केवल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, उसको मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा और अगले लेक्चर से बच्चों हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, अपने सिलेबस पे आ जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में, वर्ड के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, यानी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में बच्चों, ठीक है। पर क्लास को, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपके एग्जाम से। तो बच्चों, आप सभी लोग कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सीडीएस के लिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और आप सभी को पता है कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है बच्चों। देखो बच्चों, ये जो एग्जाम है साल में 2 बार आता है, अप्रैल के मंथ में और सितंबर के मंथ में। अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें बच्चों, तो ऑफलाइन एग्जाम होता है। अगर मीडियम की बात करें बच्चों, एमसीक्यू बेस्ड होता है और हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है आपका। अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं, तो आप सभी को पता है कि अगर आप लोग सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें 4 एकेडमीज होती हैं बच्चों। आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी, एएफए, एयरफोर्स एकेडमी, और ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बच्चों। तो ये टोटल 4 एकेडमीज होती हैं, ठीक है। इन चारों एकेडमीज में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो ओटीए का अलग से एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 300 मार्क्स का होता है और ओटीए सेक्शन जो होता है बच्चों, वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। पूरा का पूरा पेपर जो है 2-2 घंटे का होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 जो होता है नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर बच्चों मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस को भी कुछ देर बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बाकी एक बार हम लोग मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि भाई 4 एकेडमीज हैं, आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए। और बच्चों, आप सभी को पता है कि ओटीए जो है, ये एक सेपरेट सेक्शन है आपका। अगर आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए दे रहे हो, तो इंग्लिश और जीएस पोर्शन और मैथमेटिकल पोर्शन तीनों पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। 100 मार्क्स के तीनों पोर्शन होते हैं। इंग्लिश जो होता है उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो जीएस पोर्शन होता है उसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं। और बच्चों, जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है उसमें केवल और केवल 100 क्वेश्चन होते हैं। सबका जो टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चों, वो 2-2 आवर्स का होता है, ठीक है। ओटीए, अगर आप केवल और केवल स्पेशली ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बच्चों केवल और केवल जीएस और इंग्लिश आपका आएगा, मैथ्स इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल्स आप सभी को पता होंगे ही बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू मैंने दे दिया आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो बच्चों, इंग्लिश आप सभी को पता है 3 सेक्शन में कैटेगराइज की जाती है, यानी 3 सेक्शन में कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी बच्चों। जो पहला सेक्शन होता है बच्चों, वो होता है ग्रामर का सेक्शन।
दूसरा सेक्शन जो होता है बच्चों वो होता है वोकैब सेक्शन, जिसको आप वोकेबुलरीज भी बोलते हो। और जो थर्ड सेक्शन होता है बच्चों वो होता है कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं ग्रामर की बच्चों, तो आप लोग ग्रामर में क्या पढ़ते हो? पार्ट ऑफ स्पीच। और क्या पढ़ते हो बच्चों? नरेशन पढ़ते हो, वॉइसेस पढ़ते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग ग्रामर सेक्शन में पढ़ते हो। आपका पार्ट ऑफ स्पीच में आपका सब कुछ आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें। तो पूरा ग्रामर सेक्शन ये हमको डिटेल में पढ़ना है। अगर बात करूं बच्चों वोकैब सेक्शन की, तो वोकैब सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? आइडियम्स एंड फ्रेजेस, और क्या पढ़ना है बच्चों? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और क्या पढ़ना है बच्चों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है, उसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे बच्चों। और अगर कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की बात करें बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको इसमें पढ़ना है बच्चों क्लोज टेस्ट, और बच्चों इसमें पैरा जंबल्ड। तो ये बेसिकली इंग्लिश जो है बच्चों हमको 3 सेक्शन में पढ़ना है। ग्रामर सेक्शन में ये बेसिक मैंने बता दिया, ये चीजें पढ़नी है। वोकैब सेक्शन में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, और कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में ये चीजें पढ़नी है बच्चों। कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोग मुझे जरा बताओ ग्रामर होता क्या है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जल्दी से ग्रामर का डेफिनेशन सभी लोग फटाफट लिखो बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसका डेफिनेशन लिखो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा। ग्रामर क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म वर्ड्स, phrases and sentences in a meaningful manner। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा यहां पर, मैंने लिखा अ सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का सेट, जिसकी हेल्प से हम लोग वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो फॉर्म हो रहा है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा होगा। ठीक है, तो उसी सेट ऑफ रूल्स को, यानी उसी नियम को ये सब बनाने के लिए, ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले, उसी नियम वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। अब बच्चों जो ग्रामर है ना, ग्रामर, आपको जो ग्रामर पढ़ना है वो 2 तरह के ग्रामर पढ़ना है बच्चों। एक जो ग्रामर पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर। और एक जो ग्रामर पढ़ना है बच्चों, आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रामर है इसमें आप लोग सीखोगे किसी भी वर्ड का सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। तो यानी फंक्शनल ग्रामर में आपको यूजेस पढ़ना है बच्चों डिटेल में। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आपको टेंसेस, नरेशन, वॉइसेस, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है बच्चों। ठीक है, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। अब जैसा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? इंग्लिश। जैसा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब आप सभी को पता है मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। तो यहां पर मैंने अभी अपने लैंग्वेज को चेंज किया, मैंने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, जिसको आप समझ रहे हो, वो क्या है? एक लैंग्वेज है। तो भाई यहां पर जो हमको पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है? एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। तो एक बार फटाफट जल्दी से बच्चों, लैंग्वेज क्या होता है इसका भी डेफिनेशन आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके लैंग्वेज का क्या डेफिनेशन होता है इसे लिखो। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे बच्चों। देखो, लैंग्वेज क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ साउंड्स थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज। देखो बच्चों, मैंने यहां पर क्या लिखा? मैंने लिखा अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, साउंड्स का सिस्टम जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो बच्चों। अब देखो, एक्सप्रेस वर्ड से एक नया टर्म बना था, एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चों, ये चार तरह के होते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो हमारी बातें सुनता है, सुन करके फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो लिखना और पढ़ना भी शुरू करता है, यानी रीडिंग और राइटिंग भी शुरू करता है। और बच्चों, हम लोग अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को इन्हीं चार एक्सप्रेशंस की हेल्प से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। सुन करके, बोल करके, लिख करके, पढ़ करके अपने आइडियाज को यहीं से तो एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेशन के चार यही तरीके हैं बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां पर मैंने लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ साउंड, यहां पर फोकस करो, अ सिस्टम ऑफ साउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा कि ये 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 और ये, तो इसको क्या पढ़ोगे? अ पढ़ोगे, ए पढ़ोगे, ब पढ़ोगे, बी पढ़ोगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो इसका मतलब आप बोल रहे हो उसको देख करके, है ना? आप उसको बोल रहे हो देख करके। इसका मतलब ये जो साउंड्स जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, इसका कुछ मतलब भी निकाल रहे हो। तो ये जो है ना, ये साउंड है बच्चों, जिसको हिंदी में आप ध्वनिया बोलते हो। तो ये जो ध्वनिया है ना, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, ये जितने भी साउंड्स होते हैं बच्चों, ये जितने भी साउंड्स होते हैं बच्चों, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल से, जैसा कि मैंने वहां पर बताया था। जो अभी मैं बोल रहा हूं उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। ठीक है बच्चों, अब वो जो सिंबल है ना, जिसकी हेल्प से हम लोग साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो टोटल 26 होते हैं। और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं 26 लेटर्स, यानी वो जो सिंबल्स होते हैं वो 26 लेटर्स यानी अक्षर होते हैं बच्चों। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो 26 लेटर्स है ना बच्चों, ये 26 लेटर का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं बच्चों। कई लोग इसको अल्फाबेट्स भी बोल देते हैं, पर ये मिस्टेक है। 26 के 26 लेटर का जो कलेक्शन है उसको अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। उस कलेक्शन का नाम अल्फाबेट है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, ये जो अल्फाबेट है ना, ये अल्फाबेट को दो ग्रुप में, यानी इन 26 लेटर्स को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। पहला ग्रुप जो है बच्चों वो है वॉयल का, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है बच्चों वो है कॉन्सोनेंट्स का। ठीक है बच्चों, जो वॉयल्स होते हैं
ये संख्या में टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं बच्चों? 5। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये टोटल 21 होते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये 5 वॉयल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारी चीजें बचपन में आप लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों। अगर मैं बात करूं कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? बी, सी, डी, एफ, एक्स, वाई, जेड। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स है, एक इनकी इंटरेस्टिंग कहानी है। और वो कहानी इसलिए हुई क्योंकि इनमें हो गई एक दिन लड़ाई। और लड़ाई क्यों हुई, समझना बात को। इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई, क्यों हुई, इस चीज को समझना। और आप लोग मुझे बताना कि लड़ाई का रीजन क्या था। मैं आपके सामने 2 वर्ड लिख रहा हूं। अब बच्चों मुझे इसको पढ़ करके बताओ। अगर आप लोग इसको पढ़े हो तो यहां से जो आप बोल रहे होगे, इसको बोल रहे होगे हिट। क्या बोल रहे होगे बच्चों? हिट। और इसको बोल रहे होगे राइट। तो बच्चों ये मुझे बताओ, यहां पर जो ये आई है, क्या इसको आप लोग हिट ई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? और यहां पर जो राइट में जो आई है, क्या इसको आप लोग आई पढ़ रहे हो? आपको बोल बाप रे सर ये क्या है, ये तो वॉवेल है और वॉवेल का अलग अलग साउंड निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स यानी ये जो लेटर्स यानी ये जो अल्फाबेट है, इनके साउंड्स भी होते हैं। हाँ बच्चों, तो ध्यान से समझना कि भाई यहां पर, यहां से हमें पता चला कि जो वॉयल्स होते हैं इनके कुछ नंबर ऑफ साउंड्स होते हैं, और ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनके भी कुछ बच्चों साउंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, जो वॉयल्स होते हैं ना बच्चों, जो वॉयल्स होते हैं ये, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये, दोनों के दोनों साउंड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। ठीक है, और ये दोनों मिला करके बच्चों टोटल 44 टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कितने टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 44 टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों आप लोग जल्दी से फटाक से मुझे बताओ कि वॉयल्स कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कॉन्सोनेंट कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ वॉवेल्स कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कॉन्सोनेंट कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। जो वॉवेल्स होते हैं बच्चों ये टोटल 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं बच्चों वो टोटल 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग ले लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों ध्यान से समझना कि अभी आपने पढ़ा वॉयल्स के बारे में, और अभी आपने पढ़ा कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो बच्चों वॉयल्स और कॉन्सोनेंट्स मिल करके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? वर्ड्स का। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों वर्ड्स की। तो जल्दी से फटाक से वर्ड्स का डेफिनेशन मुझे लिख करके आप लोग दिखाइए। वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और पॉज करके जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखिए आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे बच्चों। अ मीनिंगफुल, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यानी
लेटर, यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, टुकड़ा, इकाई, ठीक है। तो उसका एक मीनिंग निकल रहा हो, लेटर्स की हेल्प से बनाया गया हो, उसी को क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं बच्चों, तो मैं आपको 3 शब्द दिया, ठीक है, और उससे आपने बनाया HIT, ठीक है। क्या आप ITH इसको भी लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे नहीं सर, ITH क्या होता है, हमको नहीं पता है। तो इसका मतलब आपने 3 लेटर की हेल्प से एक वर्ड बनाया, मीनिंगफुल वर्ड बनाया, जिसका मतलब होता है हिट, ठीक है, जिसको आप लोग पढ़ते हुए। लेकिन ये जो ITH इस वर्ड को मिला करके बनाए, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया बच्चों, यूनिट, ठीक है। अब ये जो यूनिट होता है, ठीक है, इसके भी कैटेगरी होती है जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। और आप सभी ने बचपन में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें डिटेल में आगे पढ़ना है, तो मैं बस हल्का हल्का ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूं। सबसे पहले आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा बच्चों नाउन के बारे में, है ना। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाउन क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखो। तो आप लोग इसको बचपन में पढ़े हुए हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, होगा कि नहीं होगा? नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है बच्चों। अब अगर ये नेमिंग वर्ड है तो जल्दी से फटाक से इसका एक एग्जांपल लिखो बच्चों। जैसे 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 मैं यहां पर लिख रहा हूं, अमन प्लेड वेल। एक मैंने सेंटेंस लिखा, अमन प्लेड वेल। अब जल्दी से फटाक से आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर नाउन क्या है? तो आप लोग कहोगे सर नेमिंग वर्ड है। और नेम यहां पर क्या यूज हुआ है? किसी पर्सन का, अमन। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? नाउन हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं बच्चों, तो आप लोग जानते हो उसको कहते हैं प्रोनाउन। इसको आप लोग हिंदी में संज्ञा के, सर्वनाम कहते हो आप लोग। और सर्वनाम का डेफिनेशन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को। यानी क्या प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड है कि नहीं है? या क्या हम कह सकते हैं इट रिप्लेसेस अ नाउन? क्या ये नाउन को रिप्लेस करता है कि नहीं करता है? और जल्दी से आपके सामने ये जो एग्जांपल है इसको फटाक से चेंज करो और चेंज करके प्रोनाउन के फॉर्म में लिखो। तो आप सभी को पता है अमन क्या है? मेल है। और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे वो क्या यूज करोगे? ही। तो क्या लिखोगे? ही प्लेड वेल। ही प्लेड वेल बच्चों, ठीक है। चलो, थर्ड बच्चों है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? फटाक से जल्दी से इसका वीडियो को पॉज करो और डेफिनेशन लिखो, ठीक है। देखो ये सारे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी से समझ सको। तो आप सभी को पता है एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग वर्ड है, ठीक है। और क्वालिफाइंग वर्ड है तो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एडजेक्टिव क्वालिफाइज, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसा कि आप सभी के सामने ये ऊपर एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या कि अमन प्लेड वेल। अमन प्लेड वेल। अब जल्दी से फटाक से आप लोग मुझे ये बताइए कि भाई यहां पर एडजेक्टिव क्या है? तो आपने कहा क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी अमन यहां पर नाउन है और नाउन क्या कर रहा है? खेल रहा है। कैसा खेल रहा है? अच्छा खेल रहा है। यानी नाउन की, नाउन नाउन को जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है बच्चों? वेल यूज हो रहा है। तो यहां पर वेल क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट,
फोर्थ वन बच्चों, वर्ब। जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखो, वीडियो को पॉज करो और इसका डेफिनेशन लिखो शॉर्ट में। आप सभी को पता है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, या इसको आप लोग स्टेट वर्ड भी बोल सकते हो, स्टेट वर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अमन प्लेड वेल, मैंने कहा अमन प्लेड वेल, तो अमन क्या काम कर रहा है भाई, वर्ब क्या एक्शन है, तो कौन सा एक्शन अमन कर रहा है, खेलने का एक्शन कर रहा है। तो यहां पर जो आपका प्लेड होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। जो फिफ्थ है बच्चों, वो है आपका एडवर्ब। फटाक से जल्दी से एडवर्ब का डेफिनेशन लिखो भाई, वीडियो को पॉज करो, इसका डेफिनेशन लिखो। एडवर्ब क्या करता है, इट क्वालिफाइज वर्ब, इट क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब, ठीक है। इसको ना ही लिखो तो ही बेटर है, ठीक है, यहां तक रहने दो इसको, ठीक है बच्चों। मैंने क्या कहा कि एडवर्ब क्या है, इट क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अमन प्लेड वेरी वेल, अमन प्लेड वेरी वेल। अब यहां पर आप सभी को पता है अमन खेल रहा है बहुत अच्छा, है ना। वेरी वेल, यहां पर वेल क्या है, एडजेक्टिव है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए एक टर्म आया क्या, वेरी। तो यहां पर वेरी क्या हो जाएगा बच्चों, एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़े। सिक्स्थ जो पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चों, वो क्या है, कंजक्शन। जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, इसका डेफिनेशन लिखो। कंजक्शन क्या होता है बच्चों, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को ये ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। तो यहां पर देखो, राम एंड श्याम में राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। अगर इस सेंटेंस को पूरा कर दो, राम एंड श्याम बोथ प्लेड वेल या बोथ आर ब्रदर्स, ठीक है। तो राम एंड श्याम, राम और श्याम इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा। तो कंजक्शन क्या होता है बच्चों, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है बच्चों प्रीपोजिशन। अब जल्दी से आप लोग बताइए प्रीपोजिशन क्या होता है, वीडियो को पॉज करो और डेफिनेशन लिखो। क्या प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है, क्या प्रीपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब बच्चों जल्दी से फटाक से मुझे बताओ क्या, कि भाई यहां पर पेन और टेबल, पेन और टेबल को रिलेट करने के लिए आपने एक वर्ड यूज किया ऑन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बच्चों, वो है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन।
वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका शॉर्ट में एक डेफिनेशन लिखो। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? इंटरजेक्शन एक सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है। जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल लिखो फटाक से। जैसे देखो, सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच, हुर्रे, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो? एलएस, वाओ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। और एक और होता है बच्चों, आप लोगों ने बचपन में केवल ये आर्ट पढ़ा होगा, एक नोवा भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहां पर स्टार बना दिया है बच्चों। और वो 9th जो है वो है आर्टिकल। क्या होता है बच्चों? आर्टिकल्स। अब ये जो आर्टिकल होता है, आप सभी को पता है कि भाई ये नाउन फिक्सर होता है, नाउन फिक्सर होता है, ठीक। और आप सभी को ये भी पता है ये जो नाउन होता है वो कौन कौन से होते हैं, सॉरी, आर्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द, ठीक है। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग इसीलिए नाउन फिक्सर बोलते हैं। जैसे एन एप्पल, अ पेन, ठीक है, द गंगा, ठीक। तो ये सारे के सारे चीजें हमको डिटेल में पढ़नी है बच्चों, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको। लो भाई, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया आप लोगों को, आप लोगों के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां तक हमने क्या जान लिया? देखो इधर, यहां तक हमने वर्ड क्या होते हैं और यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में हमने जान ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए। अब देखो बच्चों, अभी तो आप वर्ड क्या होता है ये पढ़ लिए। जब आप वर्ड वर्ड को मिलाओगे ना, जब आप वर्ड वर्ड को मिलाओगे, ठीक है, तो क्या बनता है? जब आप वर्ड वर्ड को मिलाओगे ना तो दो चीजें बनती है बच्चों। एक बनता है फ्रेज, ठीक है, और एक बनता है सेंटेंस। एक बनता है फ्रेज और एक क्या बनता है बच्चों? सेंटेंस। जब वर्ड वर्ड को मिलाओगे तो एक बनता है फ्रेज और एक बनता है सेंटेंस। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि फ्रेज होता क्या है, ठीक है। जल्दी से इसके डेफिनेशन को कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जल्दी से लिखो, फ्रेज होता क्या है। आप सभी को पता है कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। मैंने क्या कहा बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी शब्दों का समूह होगा, ठीक है। लेकिन उससे पूरा का पूरा मतलब नहीं निकलेगा, केवल और केवल आधा अधूरा मतलब निकल रहा होगा। और इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हैशटैग नोट में लिख रहा हूं, देखो बच्चों, हैशटैग नोट वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में एकदम सेट कर लो, ठीक है। यहां पर जो मेन वर्ब होता है वो अब्सेंट होता है। मेन वर्ब इज अब्सेंट। यहां पर मेन वर्ब जो होता है बच्चों वो अब्सेंट होता है। इसके एक दो एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों देखो इधर, मैं कह रहा हूं इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस,
मेरे घर के सामने क्या? प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, कौन खड़ा है भैया हमको नहीं पता है। हमारे घर के सामने क्या? तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। ऐसे इन द कार कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। राम एंड श्याम, क्या राम और श्याम क्या भाई हैं, चाचा चाची हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता है हमको। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड्स का तो ग्रुप होगा पर उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रेजेस बोलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस की बच्चों, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। मैंने क्या लिखा बच्चों? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। यहां पर मैंने क्या लिखा था? विदाउट कंप्लीट मीनिंग। और यहां पर मैंने क्या लिखा? विथ कंप्लीट मीनिंग। यानी यहां पर वर्ड्स का समूह यहां पर भी होगा पर उसका कोई ना कोई मतलब निकल रहा होगा। और सबसे जरूरी बात बच्चों, हैशटैग नोट यहां पर भी डालो आप लोग, और हैशटैग नोट में लिखो क्या कि यहां पर मेन वर्ब जो होता है बच्चों प्रेजेंट होता है। मेन वर्ब इज प्रेजेंट, मेन वर्ब इज प्रेजेंट, यहां पर अब्सेंट नहीं होता है बच्चों। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं आप सभी के लिए। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या यहाँ पर एक पूरा का पूरा मेन सेंस दिख रहा है आपको? कंप्लीट मीनिंग दिख रहा है? मैंने क्या लिखा? क्या आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेन वर्ब भी प्रेजेंट होगा और कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? एक चीज और बच्चों, अगर मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखूं जैसे आई टीचिंग, आई टीचिंग एम इंग्लिश, ठीक है, मैंने इसको ऐसे इधर उधर करके लिख दिया। यही ऊपर वाला वर्ड था, मैंने इसको इधर उधर करके रख दिया। मैंने कहा कि बच्चों इन वर्ड्स की हेल्प से, ठीक है, इन वर्ड्स की हेल्प से आप जल्दी से एक सेंटेंस बना करके दिखाओ। लो मैंने आपके सामने 3 शब्द लिख दिया, या पूरा ही कर लो, ये 4 शब्द लिख दिया, इसकी हेल्प से एक सेंटेंस बनाओ। तो आप लोग जब सेंटेंस बनाओगे कहोगे सर आपने ऊपर ही तो लिख दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश। पर बच्चों क्या इसके अलावा भी कोई सेंटेंस बन सकता है? जैसे एम आई टीचिंग इंग्लिश, पहले आपने क्या कहा? आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब मैं क्या कह रहा हूं? एम आई टीचिंग इंग्लिश। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। कंप्लीट मीनिंग है, मेन वर्ब भी है, मीनिंगफुल सेंटेंस भी है, पर दोनों का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है बच्चों। क्या है? अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि भाई इन सेंटेंस को हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीअरेंज कर रहे हैं। और इसी के बिहाफ पे बच्चों, इसी के बिहाफ पे मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, आप सभी को एक बात बता देता हूं, ठीक है क्या? कि भाई ये जो वर्ड्स है जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसका एक मीनिंग निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं, एक लैंग्वेज बोल रहा हूं वो भी सीक्वेंस में। तो इसका मतलब हर एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सीक्वेंस होता है, लिखने का सीक्वेंस होता है। और इंग्लिश में बच्चों उसी को सिंटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिंटेक्स कहते हैं। तो आप या फिर उसको स्ट्रक्चर बोलो या फिर बच्चों आप उसी को सिंटेक्स बोलो, बात एक ही होगा। ठीक है। अब ये जो सिंटेक्स होता है यानी जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, उसके 3 सब फॉर्म होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 3 सब फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो फॉर्म होता है बच्चों वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है बच्चों वो डूअर होता है, कर्ता जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? कर्ता, काम करने वाला। ठीक, दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है वर्ब, जिसको आप लोग क्रिया बोलते हो। ठीक है, और तीसरा जो बच्चों होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब ये जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब आपका फर्दर 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, ये जो वर्ब है आपका, इसको हम लोग 2 ग्रुप में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। यानी 2 तरह का वर्ब होता है। एक होता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है बच्चों मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। अब बच्चों मन में सवाल आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, ईटीसी। ये सारे के सारे बच्चों आपके क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो आपके मेन वर्ब होते हैं ना, मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं बच्चों? 5 फॉर्म्स होते हैं। अब वो 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं बच्चों, उसको भी जल्दी से देख लो। जो 5 फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वो होता है वर्ब का एस और ई एस फॉर्म। ये सब बचपन में डिटेल में पढ़े होंगे बच्चों। तो यहाँ पर मेन वर्ब के ये 5 फॉर्म होते हैं और ये सारे सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और भी होते हैं बच्चों, मैंने इतने लिखे हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा बच्चों, यहां पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट को पहचानने का जो तरीका होता है बच्चों वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन, व्हाट और whom, क्या और किसे, क्या और किसे। ये 2 सवाल करके आप पता कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्या है आपके गिवन सेंटेंस में। और वो कैसे पता करना है, व्हाट और हुम का यहाँ पर क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, वो सारी चीजें अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी बस मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि भैया सब्जेक्ट यानी डूअर होता है। ठीक है, वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब्स ये सारे होते हैं, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ये सारे। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट वर्ब के साथ उसके बाद आता है। तो उसको पहचानने का जो तरीका है उसके लिए आप उसमें उस सेंटेंस में व्हाट या हुम से क्वेश्चन कर सकते हो, क्या और किसे क्वेश्चन करके पहचान सकते हो। अब कैसे पहचानना है वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन रखा है जो छूट गया यहां पे। जैसा कि मैंने आपको यूनिट्स यानी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया बच्चों। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसमें आपको बताना है वाओ, द, क्विक, ब्राउन फॉक्स जंप्स ग्रेसफुली ओवर द लेजी डॉग एंड बार्क्स लाउडली। इनमें से आपको हर एक अंडरलाइंड वर्ड के नीचे लिखना होगा कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो जो चीजें प्रेजेंट है सबके नीचे लिखो और लिख करके एक एक वर्ड कमेंट सेक्शन में सीक्वेंस में लिखना। पहले वाओ, वाओ क्या है लिखो, क्विक क्या है, द क्या है, एक एक वर्ड को कमेंट सेक्शन में तुरंत वीडियो को पॉज करो और लिखना शुरू करो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने कहा था, आपके सामने दो सेंटेंस रखा था। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश और एम आई टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस के टाइप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस के टाइप्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ sentences on the basis of their फंक्शन के बिहाफ पे हम लोग सेंटेंसेस को 5 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं बच्चों। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, और एक एक करके उसको हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पहला टाइप है बच्चों, ठीक है, अच्छा कौन कौन से होते हैं? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि फंक्शन के बिहाफ पे सेंटेंसेस को हम लोग 5 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करो और नाम लिखना शुरू करो। मैं बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस पढ़े होंगे, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े होंगे। अब एक एक करके उन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंसेस की, असर्टिव सेंटेंसेस की। तो देखो बच्चों, जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, इसको पहचानने का जो तरीका है वो स्टेटमेंट बेस्ड होगा, स्टेटमेंट बेस्ड होगा, या फिर कुछ डिक्लेयर करता हुआ दिखाई देगा, डिक्लेयर करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और इसी को हम लोग बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसको लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पॉजिटिव सेंटेंस कहीं भी आपको दिखेगा ना बच्चों, वो इसी फॉर्म में दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्म में आपको देखते हुए लिखा हुआ दिखेगा बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे राम इज राइटिंग लेटर्स, राम इज राइटिंग लेटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो और देख करके मुझे बताओ जल्दी से फटाक से, क्या यहां पर सब्जेक्ट राम है, हेल्पिंग वर्ब इज है, मेन वर्ब आपकी राइटिंग है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? लेटर है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड जो होता है बच्चों, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो सिंटेक्स होता है उसको भी यही लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ बच्चों नॉट लगता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है? नॉट। अगर नॉट नहीं है तो हो सकता है बच्चों देखना कोई भी नेगेटिव वर्ड होगा, जैसे नेवर, रेयरली, बेयरली, हार्डली, ईटीसी, और इसके साथ आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम इज नॉट राइटिंग लेटर। अब यहां पर देखो, राम ये आपका क्या है? एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर इज है, ठीक है, और यहां पर आपका नेगेटिव वर्ड जो है वो नॉट यूज कर दिया गया, मेन वर्ब आपका राइटिंग है, ऑब्जेक्ट क्या यहां पर? लेटर है।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या हो गया बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों, सेकंड जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी को पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, यानी यहां पर क्वेश्चन हो रहा होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चनिंग होगा ना बच्चों, ये क्वेश्चनिंग दो तरह से होगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चनिंग जो होगा वो दो तरह से होगा, या मैं इसको कहूं कि जो क्वेश्चनिंग हम कर रहे होंगे उसकी स्टार्टिंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जो पहला तरीका है बच्चों वो ये है कि आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते हो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से उसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, और इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो बच्चों क्वेश्चन वर्ड से, WH क्वेश्चन वर्ड से, WH क्वेश्चन वर्ड से। WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, होम, व्हेन, ये सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अब बच्चों एक चीज याद रखना, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, उनका जो आंसर होगा ना वो यस और नो टाइप का होगा, यस और नो टाइप का होगा। यानी ये जो क्वेश्चंस होंगे वो यस और नो टाइप के होंगे। अगर यस और नो टाइप के होंगे तो उनको हम लोग कहेंगे क्या? उनको हम लोग कहेंगे क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड सेंटेंस। क्या बोलेंगे? क्लोज इंडेड सेंटेंस। ध्यान से सुनो फिर से, मैंने क्या कहा कि भाई जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह से स्टार्ट हो सकते हैं, या तो वो जो स्टार्ट होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दूसरा हो सकता है WH क्वेश्चन वर्ड से हो। अगर WH क्वेश्चन वर्ड से होंगे ना बच्चों, जैसा कि मैंने यहां कहा कि ये यस और नो टाइप है, ये एक्सप्लेनेशन टाइप वाले होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? एक्सप्लेनेशन टाइप वाले होते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन टाइप वाले होंगे तो बच्चों इनको हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड, ओपन एंडेड सेंटेंसेस, ओपन एंडेड सेंटेंसेस। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ओपन एंडेड सेंटेंसेस। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनिंग सेंटेंस। क्वेश्चनिंग हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, यानी क्वेश्चनिंग करने के दो तरीके हैं, दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, हम लोग हेल्पिंग वर्ब से उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें। जो हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे बच्चों, उनका जो आंसर मिलेगा वो यस और नो में मिलेगा। यानी जैसे मैं कह रहा हूं आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू स्टडिंग, तो तुम लोग यस और नो में जवाब दोगे। आर यू वॉचिंग माई लेक्चर, तो इसका जवाब तुम किसमें दोगे? यस और नो में दोगे। ठीक है, पर यहां पर जो होगा WH क्वेश्चन टाइप्स वाले जितने भी होंगे, ये एक्सप्लेनेशन यहां पर देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लीव, तो यहां पर WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, क्लोज इंडेड सेंटेंस और ओपन इंडेड सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं ये पार्ट समझ में आया होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों थर्ड टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंसेस। जो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है ना, ठीक है, इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, यानी आदेशात्मक, नाम से समझ में आ रहा है आदेश देने वाले सेंटेंसेस होंगे।
इसका मतलब यहां पर इनको पहचानने का जो तरीका है बच्चों, हो सकता हो सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या फिर सेंटेंस में वार्निंग दी जा रही होगी, या फिर हो सकता हो बच्चों सेंटेंस में कमांड दिया जा रहा होगा। हो सकता हो बच्चों सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे वर्ड्स अगर दिख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है पढ़ करके कि वहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहां पर जो सेंटेंसेस होंगे बच्चों वो सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो यानी इसका मतलब ऑर्डर मैं दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लगा करके मैंने यहां पर क्या किया, रिक्वेस्ट किया आपसे कि आप अपना पेन मुझे दे दो। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों उनको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो फोर्थ टाइप है बच्चों उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये इच्छात्मक वाक्य होते हैं बच्चों, यानी इच्छा जाहिर करने वाले। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी यहां पर हम लोग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी यहां पर इनको पहचानने का जो तरीका है बच्चों, हो सकता हो क्वेश्चन में विश मांग रहे हो, ब्लेसिंग मिल रही होगी, कर्स मिल रहा होगा, ठीक है, ईटीसी। तो अगर आपको क्वेश्चन में देख करके लग रहा है कि विश मांगा जा रहा है, या फिर प्रे किया जा रहा है, या फिर कर्स किया जा रहा है, या फिर ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, तो इन सबको पहचानने का यही तरीका है। आप समझ जाना कि वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है बच्चों। कैसे सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये चौथे टाइप का सेंटेंस हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया आप लोगों का, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज यहां पर रह गया है, उसको आप लोग यहीं पर मेंशन कर लो। देखो, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, सिट डाउन मैंने कहा ना, यहां पर हैशटैग नोट डालना, और हैशटैग नोट में एक पॉइंट लिख लो। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे मैंने कहा सिट डाउन, किसको मैं कह रहा हूं, आप सभी को कह रहा हूं, प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि मुझे तुम अपना पेन दे दो, तो यहां पर ये हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई जल्दी से बेल आइकन को दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, तो ये मैं किससे कह रहा हूं, आप सभी लोगों से कह रहा हूं। कैमरे के पीछे जो आप लोग बैठ करके एकदम दांत दिखा रहे हो, उन सभी लोगों से कह रहा हूं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, यहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। बात समझ में आया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टाइप का है बच्चों वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं बच्चों, ये सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, सडन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। जिस क्वेश्चन में सडन फीलिंग रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा, वहां समझ लेना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। इसको हम लोग बच्चों दो तरह से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे।
ठीक है, मतलब आपको जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वो दो तरह का ही इसके सेंटेंसेस दिखेंगे। पहला जो सेंटेंस होगा वो ऐसा होगा, इंटरजेक्शन सॉरी इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के साथ यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा, ठीक है, और यहां पर बच्चों एजर्टिव सेंटेंस लिखा होगा, एजर्टिव सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस वी वॉन द मैच, इंटरजेक्शन हुर्रे, अलास, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, इंटरजेक्शन। दूसरा जो तरीका है या दूसरा जो टाइप का जो आपको सेंटेंस दिखेगा इसमें, वो दिखेगा क्वेश्चन वर्ड बच्चों, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड के साथ बच्चों जो दिखेगा आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, फिर सब्जेक्ट दिखेगा, फिर वर्ब दिखेगा, और लास्ट में बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ स्टूपिड इज ही, हाउ स्टूपिड ही इज। अब बताओ मुझे यहां पर बच्चों, क्या यहां पर हाउ क्वेश्चन वर्ड है, ऑब्जेक्ट यहां पर स्टूपिड है, सब्जेक्ट यहां पर ही है, और वर्ब यहां पर इज है, और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है कि नहीं हुआ। तो बच्चों ये रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन यहां पर समाप्त होता है, और यहां पर ये इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो भी यहां पर आपका समाप्त होता है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश यहां पर हम लोग खत्म कर दिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका जानना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग मन लगा करके मेहनत करो बच्चों, क्योंकि अभी जो ये एग्जाम है ना, बहुत ही ज्यादा डे बाय डे इसका लेवल अप होता जा रहा है, लेवल इसका टफ होता जा रहा है। कंपटीशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, एग्जाम उतना ही टफ होता जा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे एवे ही पढ़ करके हम लोग पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। तो इसलिए मेहनत से बिल्कुल भी कतराना नहीं। स्टूडेंट का एक ही रिलीजन है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। इसको माइंड में सेट कर लो पूरी तरह से। हार्ड वर्क इज द ओनली रिलीजन ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो केवल और केवल हार्ड वर्क करना शुरू करो, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।